जरूर। सपने हैं लहरे, मंजिलें हैं दूर, युवा तुम कुड़िया, हाथ तेरा मिले जरूर। सपने हैं लहरे, मंजिलें हैं दूर, युवा तुम कुड़िया, हाथ तेरा मिले जरूर। सपने हैं लहरे, मंजिलें हैं दूर, युवा तुम कुड़िया, हाथ तेरा मिले जरूर। सपने। नमस्कार। आज हम भारत की आर्थिक कहानी के एक बहुत ही अहम मोड़ पर नजर डाल रहे हैं, पंचवर्षीय योजनाएं। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि कैसे आजादी के बाद इन योजनाओं ने भारत की तरक्की का रास्ता तय किया। मतलब कैसे ये शुरू हुई, क्या मकसद थे इनके पीछे, और फिर क्या नतीजे निकले। बिल्कुल। और ये सिर्फ सरकारी दस्तावेज नहीं थे। हाँ, वही मैं कह रहा था। ये योजनाएं तो उस वक्त के भारत की उम्मीदों का, उसकी चुनौतियों का और जो सोच बदल रही थी उसका एक आईना थी। सही कहा। तो आज हम इसी सफर को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। जी। ये सब शुरू कैसे हुआ, कैसे वक्त के साथ इसमें बदलाव आए और अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा। बिल्कुल। और ये जानना भी दिलचस्प है कि भारत ने प्लानिंग के इस पूरे काम को एक खुली लोकतांत्रिक प्रक्रिया बनाने की कोशिश की। अच्छा, मतलब बहस वगैरह होती थी? हाँ, बहस और नुक्ताचीनी दोनों की गुंजाइश थी। वैसे योजना बनाने की सोच तो आजादी से पहले ही शुरू हो गई थी। हाँ, वो राष्ट्रीय योजना समिति, बॉम्बे प्लान, जी, 1938 की राष्ट्रीय योजना समिति, 1944 का बॉम्बे प्लान, फिर गांधीवादी योजना भी थी, 1945 की पीपल्स प्लान और 1950 की सर्वोदय योजना। ये सब एक तरह से जमीन तैयार कर रहे थे। और अगर दुनिया में देखें तो ये पंचवर्षीय योजना का आइडिया सोवियत संघ से आया था। हाँ, स्टालिन के समय से, है ना? जी, 1920 के दशक के आखिर में। बाद में कई कम्युनिस्ट देशों ने और कुछ पूंजीवादी देशों ने भी इसे अपनाया। चीन और भारत दोनों ने इसे काफी लंबे समय तक जारी रखा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं सफर। 1951 की पहली योजना से लेकर योजना आयोग के नीति आयोग बनने तक की कहानी देखते हैं। जरूर। तो आजादी के तुरंत बाद मार्च 1950 में योजना आयोग बना। प्रधानमंत्री नेहरू के समाजवादी विचारों का इस पर काफी असर था। जी। इसका मुख्य काम क्या था, मतलब क्या करने के लिए बनाया गया था इसे? देखिए, मुख्य रूप से 3 काम थे। पहला, ये देखना कि देश के पास संसाधन क्या हैं। ठीक है। दूसरा, इन संसाधनों से उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए। और तीसरा, सबके लिए रोजगार के मौके कैसे बने। अच्छा, तो पहली योजना 1951 से 56 तक ये हेरोड डोमर मॉडल पर थी। इसका क्या मतलब है? हाँ, हेरोड डोमर मॉडल मतलब मोटी बात ये थी कि आप जितना ज्यादा बचाएंगे और उस बचत को निवेश करेंगे, उतनी ही तेजी से अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। सिंपल आइडिया। हाँ, उस वक्त देश के सामने चुनौतियां भी बहुत थीं। बंटवारे के बाद शरणार्थी आए थे। हाँ, खाने की कमी थी। जी, और महंगाई भी बढ़ रही थी। तो पहली योजना का जोर खेती पर, कीमतों को काबू में रखने पर, बिजली और ट्रांसपोर्ट पर था। और ये कामयाब रही? हाँ, काफी हद तक। खासकर आखिरी 2 सालों में फसल अच्छी हुई। लक्ष्य रखा था 2.1% विकास दर का, और हासिल हुआ 3.6%। तो लक्ष्य से बेहतर। बढ़िया। फिर आई दूसरी योजना 1956 से 61। इसे महालोनोबिस योजना कहते हैं। जी, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। उनका आइडिया बिल्कुल अलग था। क्या? उन्होंने कहा कि तेजी से औद्योगिकरण करना होगा, खासकर भारी और बुनियादी उद्योग जैसे स्टील, मशीनरी, इस तरह की चीजें। अच्छा, उद्योगों पर जोर। हाँ, ताकि अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत हो। इसमें ये माना गया कि चलो फिलहाल खेती पर थोड़ा कम ध्यान दे सकते हैं। और बाहर से सामान मंगाने के लिए, मतलब आयात के लिए, विदेशी कर्ज लेने की भी बात हुई। 1956 की औद्योगिक नीति भी इसी समाजवादी लक्ष्य से जुड़ी थी। सुनने में तो ये बड़ा प्लान लगता है, मतलब भारी उद्योगों पर एकदम से इतना जोर। लेकिन क्या इसका कोई नेगेटिव असर भी हुआ? हाँ, यहीं पर एक पेंच आया। इतना जोर जब उद्योगों पर, खासकर आयात पर दिया गया, तो विदेशी मुद्रा की भारी कमी हो गई।
डॉलर वगैरह कम पड़ गए ओहो, और देश के अंदर कीमतें भी बढ़ गईं, करीब 30%। 30%? ये तो पहली योजना से बिल्कुल उल्टा हो गया। हाँ, बिल्कुल। तो कह सकते हैं कि योजना अपने लक्ष्य 4.5% के काफी पास तो पहुंच गए, 4.3% हासिल हुआ। हाँ, लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी पड़ी। ये दिखाता है कि तेजी से औद्योगिकरण के अपने जोखिम होते हैं। समझ गया। मतलब एक बड़ा दांव था जो पूरी तरह बैठा नहीं। अब तीसरी योजना 1961 से 66, तब क्या माहौल था? सुना है कि तब लग रहा था कि अब बस भारतीय अर्थव्यवस्था उड़ान भरने वाली है, टेक ऑफ स्टेज। हाँ, बिल्कुल। शुरुआत में यही हवा थी। लक्ष्य भी बड़ा था, भारत को आत्मनिर्भर और आत्म उत्पादक बनाना। सेल्फ रिलायंट। जी, और पहली 2 योजनाओं के अनुभव से ये भी समझ आया कि खेती को ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो खेती को फिर से अहमियत दी गई। अच्छा। सोचा गया कि इससे निर्यात बढ़ेगा और उद्योगों को भी मदद मिलेगी। लेकिन फिर किस्मत ने साथ नहीं दिया। क्या हो गया? एक के बाद एक झटके लगे। पहले 1962 में चीन से युद्ध, हाँ। फिर 1965 में पाकिस्तान से युद्ध, ओह, और ऊपर से 1965-66 में भयानक सूखा पड़ गया। अरे बाप रे, मतलब एक साथ इतनी मुश्किलें। हाँ, इन सब की वजह से ये योजना बुरी तरह पिट गई। लक्ष्य 5.6% का था और हासिल हुआ सिर्फ 2.8%। आधा भी नहीं। बिल्कुल। सारा ध्यान विकास से हटकर रक्षा और सूखे से निपटने पर चला गया। ये एक बहुत बड़ा सबक था देश के लिए। तो तीसरी योजना की इस नाकामी का असर तो आगे दिखना ही था। क्या हुआ इसके बाद? क्या योजना बनाना रोक दिया? रोका तो नहीं, लेकिन एक तरह का ब्रेक लेना पड़ा। तीसरी योजना फेल हुई, ऊपर से रुपए का अवमूल्यन करना पड़ा, मतलब कीमत घटानी पड़ी। हाँ। और महंगाई के साथ मंदी भी आ गई थी। तो इन सब वजहों से चौथी पंचवर्षीय योजना को टाल दिया गया। अच्छा, तो फिर? उसकी जगह 1966 से 1969 के बीच 3 साल तक सालाना योजनाएं बनाई गईं, एक साल की। इसी दौर को योजना अवकाश या प्लान हॉलिडे कहते हैं। अच्छा, ये है प्लान हॉलिडे। तो इन 3 सालों में फोकस किस पर रहा? क्योंकि खेती का संकट बहुत बड़ा था, खाने की कमी थी, तो पूरा जोर खेती पर ही दिया गया। ठीक है। एक नई कृषि रणनीति अपनाई गई। इसमें ज्यादा उपज देने वाले बीज, जिन्हें HYV कहते हैं। हाँ, हाई यील्डिंग वैरायटीज। जी, खाद का ज्यादा इस्तेमाल, सिंचाई के साधन बढ़ाना, मिट्टी का बचाव, ये सब शामिल था। असल में यहीं से हरित क्रांति की नींव पड़ी। अच्छा, तो हरित क्रांति की शुरुआत प्लान हॉलिडे के दौरान हुई। हाँ, कह सकते हैं। इन कदमों से अर्थव्यवस्था को तीसरे प्लान के झटकों से उभरने में काफी मदद मिली। फिर आई चौथी योजना 1969 से 74 तक। इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता। अच्छा, स्टेबिलिटी और सेल्फ रिलायंस। जी। जोर फिर से खेती पर था। पहले 2 साल तो ठीक रहे, फसल अच्छी हुई, लेकिन बाद के 3 साल मॉनसून खराब रहा और ऊपर से 1971 का युद्ध। हाँ, बांग्लादेश का बनना। जी, और उससे पहले और बाद में बांग्लादेशी शरणार्थियों का आना, इन सब ने बोझ और बढ़ा दिया। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो इसका नतीजा क्या रहा? ये सफल हुई? नहीं, ये भी असफल मानी जाती है। लक्ष्य 5.7% का था, लेकिन मिला सिर्फ 3.3%। वो स्थिरता और आत्मनिर्भरता का लक्ष्य अधूरा रह गया। इसके बाद आई 5वीं योजना 1974 से 79। इसका तो नारा बहुत मशहूर हुआ था, गरीबी हटाओ। हाँ, बिल्कुल। इसी DP धर ने तैयार किया था, लेकिन उस वक्त माहौल और भी मुश्किल था। कैसे? देखिए, दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छू रही थी। उससे भारत में भी महंगाई बेतहाशा घाग रही थी। हाँ, वो ऑयल शॉक। जी, और भारत में सरकार ने गेहूं के थोक व्यापार को अपने हाथ में लेने की कोशिश की थी, वो भी फेल हो गई थी। तो आर्थिक संकट गहरा था। ओह। योजना का मकसद तो था गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता, लेकिन बढ़ती महंगाई ने सारे हिसाब किताब बिगाड़ दिए। और फिर इमरजेंसी भी लग गई थी। हाँ, 1975 में इमरजेंसी लग गई। उसके बाद तो सारा ध्यान प्रधानमंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम पे चला गया। योजना पृष्ठभूमि में चली गई। अच्छा। और फिर 1978 में जब जनता पार्टी की सरकार आई, तो उसने इस योजना को कार्यकाल पूरा होने से 1 साल पहले ही खत्म कर दिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि खत्म होने के बावजूद इसका प्रदर्शन लक्ष्य से बेहतर रहा। लक्ष्य 4.4% था और मिला 4.8।
हाँ, ये वाकई में थोड़ा हैरान करने वाला है। शायद इमरजेंसी के दौरान कुछ प्रशासनिक सख्ती का असर रहा हो या पहले के निवेशों का फल मिला हो सकता है। लेकिन ये भी दिखाता है कि सिर्फ विकास दर ही पूरी कहानी नहीं बताती। सही बात है। फिर जनता सरकार ने 1978-80 के लिए एक रोलिंग प्लान शुरू किया। हाँ, ये क्या चीज थी? ये एक अलग तरह का प्रयोग था। इसमें यह सोचती कि हर साल योजना का मूल्यांकन किया जाए और अगले साल के लिए लक्ष्य तय किए जाएं। मतलब ज्यादा लचीलापन। हाँ, ताकि योजना ज्यादा लचीली हो। इसमें रोजगार पे बहुत जोर था और नेहरू के विकास मॉडल की आलोचना भी की गई थी। लेकिन ये चला नहीं, क्योंकि सरकारी से 2 साल चली तो ये रोलिंग प्लान का प्रयोग ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। फिर 1980 में कांग्रेस सरकार वापस आई और छठी योजना 1980-85 शुरू की। इसमें क्या खास था? इसमें निशाना सीधा गरीबी पर लगाया गया। अच्छा, गरीबी हटाओ का अगला कदम, हाँ कह सकते हैं। मकसद था राष्ट्रीय आय बढ़ाना, टेक्नोलॉजी को आधुनिक बनाना और लगातार गरीबी और बेरोजगारी कम करना। इसके लिए कुछ खास योजनाएं थी? जी, कई नई योजनाएं शुरू हुई, जैसे युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए ट्राइसेम, गरीबों को रोजगार के लिए संपत्ति खरीदने में मदद के लिए IRDP, हाँ जैसे गाय भैंस वगैरह जी, और गांव में काम देने के लिए NREP। जनसंख्या नियंत्रण भी एक लक्ष्य था इसमें। और ये सफल रही? हाँ, ये योजना काफी हद तक सफल मानी जाती है। लक्ष्य 5.2% था, मिला 5.7%। बहुत बढ़िया। हालांकि आखिरी साल में सूखे का असर पड़ा था, फिर भी प्रदर्शन अच्छा रहा। फिर आई 7वीं योजना 1985 से 90। जी, इसका फोकस था भोजन, काम और उत्पादकता। ये कैसी रही? ये योजना तो बहुत सफल रही। अच्छा, हाँ, इसका मकसद था अनाज का उत्पादन तेजी से बढ़ाना, रोजगार के मौके बढ़ाना और प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता सुधारना। और नतीजे शानदार थे। अर्थव्यवस्था ने लक्ष्य 5% का रखा था, लेकिन बढ़ी 6% की दर से। 6%? वाओ जी। इसी दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था उस धीमी ग्रोथ से बाहर निकली, जिसे कुछ लोग मजाक में हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहते थे। हाँ, सुना है। मतलब 3-4% पर अटकी हुई ग्रोथ। जी, तो ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल, लेकिन इसके बाद 8वीं योजना 1992-97 शुरू होने में 2 साल की देरी हुई। क्यों? हाँ, उस वक्त केंद्र में राजनीतिक अस्थिरता थी, सरकारें बदल रही थीं, इसलिए 1991 और 91-92 ये 2 साल सालाना योजनाओं के तौर पर ही काम चला। अच्छा। जब 8वीं योजना शुरू हुई तब अर्थव्यवस्था बहुत मुश्किल में थी। सरकारी घाटा बहुत ज्यादा बढ़ गया था, उद्योग सुस्त थे, महंगाई बढ़ रही थी। मतलब संकट का समय था। हाँ, असल में देश एक बड़े आर्थिक संकट के कगार पर खड़ा था, भुगतान संतुलन का संकट जिसे कहते हैं। तो फिर इससे कैसे निपटा गया? 8वीं योजना में क्या हुआ? यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आया। प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में बड़े आर्थिक सुधार लागू किए गए। उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। जी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, LPG। अर्थव्यवस्था को खोला गया, सरकारी कंट्रोल कम किए गए, निजी क्षेत्र को आगे आने का मौका दिया गया। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा चौंकाने वाला था। इस योजना के दौरान औसत आर्थिक विकास दर 6.8% पहुंच गई। 6.8%? मतलब 7वीं से भी ज्यादा। हाँ, उस वक्त तक की सबसे तेज रफ्तार। खेती और मैन्युफैक्चरिंग दोनों में अच्छी ग्रोथ हुई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़े, व्यापार घाटा काबू में आया। और सबसे खास बात ये थी कि ये तेज ग्रोथ तब आई जब सरकारी निवेश कम हो रहा था, निजी क्षेत्र ने कमान संभाली। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक नए दौर की शुरुआत थी। बिल्कुल, एक नए युग की शुरुआत। वाकई ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। अब 9वीं योजना 1997-2002 पर आते हैं। इसका फोकस था सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब था कि ठीक है, विकास तेज हो रहा है, लेकिन ये काफी नहीं है कि सभी वर्गों तक पहुंचना चाहिए, खासकर गरीबों और पिछड़े तबकों तक। सामाजिक न्याय जरूरी है। अच्छा। इस योजना में ये मान लिया गया कि अब ग्रोथ के लिए ज्यादातर निजी क्षेत्र पर ही निर्भर रहना होगा, देश का पैसा भी और बाहर से आने वाला FDI भी। और सरकार की भूमिका? सरकार की भूमिका अब कंट्रोलर की नहीं बल्कि फैसिलिटेटर की होगी, मदद करने वाले की, खासकर सामाजिक क्षेत्रों में जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा, जहां शायद निजी कंपनियों खुद से ना आए। ठीक है। खेती और गांवों के विकास को प्राथमिकता दी गई ताकि रोजगार बढ़े और गरीबी कम हो। और ये कैसी रही? लक्ष्य हासिल हुआ?
लक्ष्य 6.5% का था, पर हासिल हुआ 5.5%। मतलब लक्ष्य से पीछे रह गई। इसके बाद 10वीं योजना आई 2002 से 2007। इसमें क्या नया था? इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक फंडामेंटल बदलाव आया सोच में। क्या? ये माना गया कि सिर्फ आर्थिक विकास दर बढ़ाना ही सब कुछ नहीं है। पहली बार 8% विकास दर के लक्ष्य के साथ साथ विकास के कुछ और पैमानों के लिए भी लक्ष्य तय किए गए। अच्छा, कैसे पैमाने? इन्हें कहा गया निगरानी योग्य लक्ष्य या मॉनिटरेबल टारगेट्स। कुल 11 ऐसे लक्ष्य थे। ये क्या थे, कुछ उदाहरण देंगे? हाँ, जैसे लड़के लड़कियों की पढ़ाई और मजदूरी में जो अंतर है उसे कम करना, बच्चों और माओं की मृत्यु दर घटाना, साक्षरता बढ़ाना, पीने का साफ पानी सब तक पहुंचाना, गंदी नदियों को साफ करना, इस तरह की चीजें। मतलब अब सिर्फ पैसे की बात नहीं, लोगों की जिंदगी की क्वालिटी सुधारने पर भी ध्यान था। बिल्कुल। और इसमें खेती को अर्थव्यवस्था का मुख्य इंजन माना गया और राज्यों की भूमिका बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। और इसका प्रदर्शन कैसा रहा? लक्ष्य 8% का था और प्राप्ति हुई 7.6%, जो काफी अच्छा माना गया। हाँ, लक्ष्य के काफी करीब। ये तो सच में एक बड़ा बदलाव था सोच में। फिर 11वीं योजना 2007 से 2012। इसका लक्ष्य था तेज और ज्यादा समावेशी विकास, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ये समावेशी या इंक्लूसिव पर इतना जोर क्यों? क्योंकि देखिए, 10वीं योजना के अंत तक भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाने लगा था। हाँ, बचत बढ़ रही थी, निवेश बढ़ रहा था, विदेशी कंपनियां भी आ रही थीं, सब अच्छा लग रहा था। लेकिन ये भी साफ हो रहा था कि इस तेज तरक्की का फायदा सबको बराबर नहीं मिल रहा है। अच्छा। खासकर अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, इन तक फायदा उतना नहीं पहुंच रहा था। गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी के आंकड़े ये बता रहे थे। तो जो यूपीए सरकार दोबारा चुनकर आई थी, उनका नारा भी आम आदमी का था। उन्होंने समावेशी विकास पर बहुत जोर दिया। तो इस समावेशी विकास के लिए क्या लक्ष्य रखे गए? लेकिन साथ साथ गरीबी कम हो, रोजगार बढ़े, जरूरी सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा वो गरीबों तक पहुंचे। पर्यावरण का भी ध्यान? हाँ, पर्यावरण का ध्यान रखना, महिलाओं के साथ भेदभाव कम करना, ये सब शामिल था। बहुत सारे लक्ष्य रखे गए थे। जैसे बेरोजगारी को 5% से नीचे लाना, गरीबी का अनुपात 10% कम करना, स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर कम करना, लिंगानुपात सुधारना, जंगल का कवर बढ़ाना, हर गांव तक बिजली और पक्की सड़क पहुंचाना, ब्रॉडबैंड कनेक्शन देना, वगैरह वगैरह। अरे वाह, ये तो बहुत सारे लक्ष्य थे। क्या ये सब हासिल हो पाए? देखिए, शुरुआत तो अच्छी हुई थी, लेकिन बीच में वो 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट आ गया। हाँ, लेमन ब्रदर्स वाला। जी, और फिर 2011 में यूरोप का संकट। इसका असर भारत पर भी पड़ा। इसके बावजूद औसत विकास दर 8% रही। 8%? ये तो अच्छा है। हाँ। लक्ष्य 9% का था, उससे कम थी, लेकिन 10वीं योजना 7.6% से बेहतर थी और गरीबी कम होने की रफ्तार भी लगभग दुगनी हो गई। अच्छा। हालांकि वो गरीबी गिनने के तेंदुलकर फॉर्मूले पर कुछ विवाद भी हुआ था। हाँ, वो तो था। लेकिन हाँ, कुल मिला के समावेशी विकास की दिशा में कोशिशें तेज हुई। यहाँ एक छोटी सी थोड़ी तकनीकी बात पूछनी थी। हाँ। आपने बताया कि विकास दर को मापने का तरीका भी बदलता रहा योजनाओं में। हाँ, ये जानना दिलचस्प है। पहली 3 योजनाओं में जो लक्ष्य तय होते थे वो राष्ट्रीय आय के आधार पर होते थे। ठीक है। चौथी योजना में शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी का इस्तेमाल हुआ। ओके। और उसके बाद इस सभी योजनाओं में यानी 5वीं से 12वीं तक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी को पैमाना बनाया गया। अच्छा, तो जीडीपी बाद में आया? जी, ये थोड़े तकनीकी बदलाव हैं, पर दिखाते हैं कि अर्थव्यवस्था को समझने और मापने के तरीके भी विकसित हुए हैं। ठीक है, अब आते हैं 12वीं और आखिरी 5 वर्षीय योजना पर, 2012 से 2017। इसकी शुरुआत भी मुश्किल दौर में हुई थी। हाँ, उस समय दुनिया एक और आर्थिक संकट से गुजर रही थी, यूरोप का कर्ज संकट, यूरोजोन क्राइसिस। भारत की अपनी ग्रोथ भी धीमी पड़ गई थी। 2011-12 में गिरकर सिर्फ 6.2% रह गई थी। इसलिए इस योजना का उपशीर्षक थोड़ा लंबा था, तेज, टिकाऊ और ज्यादा समावेशी विकास, फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। मतलब तीनों चीजें चाहिए थी, रफ्तार भी, टिकाऊपन भी और समावेश भी। बिल्कुल, रफ्तार वापस लानी थी, विकास ऐसा हो जो लंबे समय तक चले, मतलब पर्यावरण का भी ध्यान रखे और उसका फायदा सब तक पहुंचे।
उस वक्त भारत के सामने अपनी घरेलू चुनौतियां क्या थी? कई थी। महंगाई एक बड़ी समस्या बनी हुई थी। सरकार के खजाने पर दबाव था, जिसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। हाँ। ऊर्जा और ट्रांसपोर्ट जैसे सेक्टर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट अटके हुए थे, उनमें देरी हो रही थी। अच्छा, पॉलिसी पैरालिसिस जैसी बातें हो रही थी। हाँ, कुछ वैसी ही। निवेशकों में भी एक अनिश्चितता का माहौल था। तो सबसे बड़ी चुनौती थी कि निवेश को कैसे दोबारा बढ़ाया जाए और ये जो बुनियादी ढांचे की रुकावटें हैं, इन्हें कैसे दूर किया जाए। इस योजना के लक्ष्य क्या थे? क्या इसमें भी वो निगरानियों के लक्ष्य थे? हाँ, बिल्कुल थे। बल्कि इस बार 25 ऐसे लक्ष्य रखे गए थे। 25? कुछ बड़े लक्ष्य बता सकती हैं? जी, जैसे 8% की औसत जीडीपी ग्रोथ, खेती में 4% और मैन्युफैक्चरिंग में 10% की ग्रोथ। 10% मैन्युफैक्चरिंग में? हाँ, महत्वाकांक्षी लक्ष्य था। गरीबी को मौजूदा स्तर से 10% पॉइंट कम करना, 5 करोड़ नए गैर खेती रोजगार पैदा करना, लोगों की औसत स्कूली शिक्षा 7 साल तक बढ़ाना, बच्चों और माओं की मृत्यु दर और कम करना, बुनियादी ढांचे में निवेश जीडीपी का 9% तक ले जाना। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा जोर। जी, सभी गांवों तक बिजली और पक्की सड़कें पहुंचाना, 90% घरों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना और सब्सिडी को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर में बदलना। ये भी एक बड़ा कदम था। जी हाँ। और फिर कहानी में एक और बड़ा मोड़ आया। योजना आयोग खत्म ही हो गया। बिल्कुल। 15 मार्च 1950 को जो संस्था बनी थी, योजना आयोग, उसे 1 जनवरी 2015 को खत्म कर दिया गया। और उसकी जगह एक नई संस्था बनाई गई, नीति आयोग, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये एक कैबिनेट प्रस्ताव के जरिए किया गया। ये बदलाव क्यों किया गया? मतलब नीति आयोग योजना आयोग से अलग कैसे है? ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, सिर्फ नाम का नहीं बल्कि सोच और काम करने के तरीके का। अच्छा। देखिए, पहले योजना आयोग का राज्यों को पैसा बांटने में, मतलब प्लान फंड देने में और सालाना योजनाएं तय करने में बहुत बड़ा रोल था। हाँ। अब ये काम ज्यादातर वित्त मंत्रालय देखता है। नीति आयोग का मुख्य मकसद है सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? जी, मतलब केंद्र और राज्य मिलकर एक टीम की तरह काम करें। वो पुराना तरीका बदलना, जहां नीतियां बस दिल्ली से बनकर राज्यों पर थोप दी जाती थी। अब राज्यों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर है। नीति आयोग एक थिंक टैंक की तरह ज्यादा काम करता है, सलाह देता है। इसी सोच के तहत मुख्यमंत्रियों के एक समूह ने सिफारिश भी की थी कि जो केंद्र की योजनाएं होती हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, CSS, उनको ठीक किया जाए। कैसे? मतलब योजनाओं की संख्या कम की जाए, राज्यों को उन्हें लागू करने में ज्यादा आज़ादी और लचीलापन दिया जाए, योजनाओं को कोर यानी जरूरी और ऑप्शनल यानी वैकल्पिक में बांटा जाए और पैसा देने का तरीका आसान बनाया जाए। तो ये एक बड़ा शिफ्ट है प्लानिंग के तरीके में। हाँ, बहुत बड़ा। टॉप डाउन से बॉटम अप और सहयोगात्मक अप्रोच की तरफ। तो हमने आज़ादी के बाद से भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का ये पूरा उतार चढ़ाव भरा सफर देखा। खेती से शुरुआत हुई, जी, फिर भारी उद्योग, हाँ, फिर आत्मनिर्भरता पर जोर, गरीबी हटाने का नारा, फिर उदारीकरण का दौर आया और आखिर में समावेशी और टिकाऊ विकास की बात। मतलब जरूरत और हालात के हिसाब से प्राथमिकताएं बदलती रही। बिल्कुल। और ये सफर कोई सीधा या आसान रास्ता नहीं था। इसमें युद्ध भी आए, सूखा भी पड़ा, दुनिया भर के आर्थिक संकट भी आए, देश के अंदर की अपनी मुश्किलें भी थीं। सही कहा। हर योजना की सफलता का स्तर भी अलग अलग रहा। कुछ बहुत सफल रहीं, कुछ औसत, कुछ असफल भी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये योजनाएं भारत के विकास की कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा रही हैं। और योजना आयोग से नीति आयोग का बनना भी इसी कहानी का एक अहम मोड़ है। ये दिखाता है कि अब राज्यों के साथ साझेदारी पर, मिलकर काम करने पर ज्यादा जोर है। प्लानिंग का तरीका बदल रहा है। वाकई। और जब हम इस पूरी चर्चा को अब समेट रहे हैं, तो शायद एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है। क्या? कि आज की जो बदलती दुनिया है, देश के जो नए हालात हैं, उसमें भारत के विकास लक्ष्यों को पाने के लिए योजना बनाने की, प्लानिंग की, भविष्य में क्या भूमिका होगी? ये अहम सवाल है। क्या ये प्लानिंग पहले की तरह केंद्र से होगी या और ज्यादा विकेंद्रीकृत होगी, राज्यों और स्थानीय स्तर पर जाएगी? और कैसे विकास, स्थिरता, पर्यावरण की सुरक्षा और सबका साथ, इन सब के बीच सही संतुलन कैसे पाया जाएगा? हाँ, ये वो सवाल हैं जिन पर शायद आगे भी हमें सोचते रहना होगा। ये एक लगातार चलने वाली बहस है। बिल्कुल सही।
सपने हैं लहरे, मंजिलें हैं दूर, युवा तुम कुड़िया, हाथ तेरा मिले जरूर। यूपीएससी जेपीएससी बीपीएससी का कठिन है सफर, मेहनत से लिखेंगे इतिहास, न छोड़ेंगे कोई कसर, कोई कसर। आगे बढ़ ना रुक ना हार मान, युवा का साथ लगा दी है जान। पढ़ाई का जोश दिल में उम्मीदें जगाएंगे, आईएएस आईपीएस पीडीओसी आरटीएसपी हम बन के दिखाएंगे। है हमारे रास्तों में साथ युवा धूम कुड़िया का हाथ। सपने हैं लहरे, मंजिलें हैं दूर, युवा तुम कुड़िया, हाथ तेरा मिले जरूर। यूपीएससी जेपीएससी बीपीएससी का कठिन है सफर, मेहनत से लिखेंगे इतिहास, न छोड़ेंगे कोई कसर, कोई कसर। आगे बढ़ ना रुक ना हार मान, युवा का साथ लगा दी है जान। पढ़ाई का जोश दिल में उम्मीदें जगाएंगे, आईएएस आईपीएस पीडीओसी आरटीएसपी हम बन के दिखाएंगे।